बेटा ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। क्विकली बताइएगा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। कोई जाग रहा है अगर तो मुझे बता दे प्लीज। इंडिकेटर स्टार्ट करना होगा। तो जैसे ही है ना, ज्वाइन करके। सॉल्व बैलेंसिंग इक्वेशन। हेरा रहमान, ये आपने कौन सा ज्वाइन किया है? ये A2 की क्लास है या एस का टाइमिंग है? ये बेटा बताइएगा मुझे, टाइमिंग किसकी है, एएस की है या A2 की है? ओके फाइन। ओके रा ठीक है। A2। ओके फाइन ठीक है। तो जो है वो इंडिकेटर्स पे आज हमें बात करनी है। देखिए इंडिकेटर्स आप टाइट्रेशन में यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। और हम आम तौर पर जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं या जो अभी हम बात कर रहे हैं वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स इटसेल्फ क्या होते हैं? Indicators are weak organic acids which helps to identify end point of titration by the change in their color. So indicators are weak organic acid which helps to identify end point of titration by the change in their color at a specific pH value। ये फिलहाल तो आप इस डेफिनेशन को देखें, फिर इस पर और हम बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो। तो इंडिकेटर्स जनरली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स जो आपको हेल्प आउट करते हैं एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन में बाय द चेंज इन देयर कलर। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट मैंने लिखा है कि एट स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। आप जरा सोचिए, आपने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हैं, आपने 25 cm³ ऑफ एसिड पिपेट आउट किया, फ्लास्क में डाला, फिर आपने उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन डाल दिया। सोल्यूशन का कलर कलरलेस है, फिनोल्फथलीन डालने के बाद भी वो कलरलेस है। फिर आपने उसमें अल्कली ऐड करना शुरू किया ब्यूरेट से, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपका एंड पॉइंट आएगा तो आपको याद होगा कि एंड पॉइंट पर पीएच अचानक एसिडिक से अल्कलाइन हो जाएगी, पीएच शार्पली इंक्रीज करेगी
और जब pH शार्पली इंक्रीज करेगी जैसे ही, उसी के दौरान जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज कर देता है। क्यों चेंज करता है ये अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिनोमेना मैं आपको समझा रहा हूं कि इंडिकेटर का फिनोमेना क्या है। कि एक खास पीएच रेंज के अंदर, एक खास पीएच वैल्यू पर इंडिकेटर क्या करता है कि अपना कलर चेंज कर देता है, और जैसे ही कलर चेंज होता है आप फौरन समझ जाते हैं कि एंड पॉइंट आ गया है। और हम जो इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं ये देखकर सेलेक्ट करते हैं कि वो अपना कलर उसी रेंज के अंदर चेंज करेगा जिस रेंज के अंदर हमारा शार्प इंक्रीज या डिक्रीज इन पीएच आ रहा है। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं ये दो मुख्तलिफ कलर शो करते हैं, या तीन मुख्तलिफ कलर भी हो सकते हैं, चार मुख्तलिफ कलर भी हो सकते हैं इंडिकेटर्स के। अब मुख्तलिफ इंडिकेटर की मुख्तलिफ कहानी है, बट जनरली जो आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं वो इंडिकेटर जो है वो एक फॉर्म में एक कलर शो करते हैं, दूसरी फॉर्म में दूसरा कलर शो करते हैं। तो जिस वक्त एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन आ जाता है उस स्टेज पर वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, और जैसे ही कलर चेंज होता है आप मजीद अल्कली ऐड करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इंडिकेटर के कलर चेंज होने का मतलब ये है कि वो शार्प इंक्रीज आ चुका है। वो शार्प इंक्रीज आने का मतलब ये है कि एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन आ चुका है। वो जो हमने टाइट्रेशन कर्व या पीएच कर्व डिस्कस किए थे उसी की मदद से हम इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं। इंडिकेटर का सिलेक्शन कि कौन सी टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होगा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा और इसकी आगे डिटेल बताऊं कि देखिए, जैसे अगर मैं इंडिकेटर को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करूं HIN, हर इंडिकेटर का अपना एक फार्मूला होता है, लेकिन चूंकि इंडिकेटर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं लिहाजा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो बजाय हम पूरा फार्मूला लिखने के हम इंडिकेटर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं HIN, जहां पर H इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये एसिड है और IN इसका कॉन्जुगेट बेस है जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आयन होगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको HIN लिखते हैं। अच्छा, अब आप सबको पता है कि हर वीक एसिड की एक अपनी pKa या Ka वैल्यू होती है, आपको याद होगा। हर वीक एसिड की एक Ka वैल्यू होती है जो उसके डिसोसिएशन की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये जब मैंने Ka का कॉन्सेप्ट आपको करवाया था तो ये बात समझाई थी कि अगर K वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, जितनी K वैल्यू ज्यादा होगी एसिड उतना ही अच्छा एसिड होगा, जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, और जितनी K वैल्यू कम होती जाएगी एसिड उतना ही वीक होता जाएगा और उसका डिसोसिएशन उतना ही कम होता जाएगा। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं दे आर वेरी वीक ऑर्गेनिक एसिड, दे हैव देयर ओन pKa और Ka वैल्यू, और ये एक खास pKa वैल्यू पर, एक खास K वैल्यू पर डिसोसिएट होते हैं। एक खास K वैल्यू पर इनके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। जिस तरह वीक एसिड बिहेव करते हैं इसी तरह से इंडिकेटर्स बिहेव करते हैं, लेकिन हर इंडिकेटर की एक स्पेसिफिक रेंज होती है, एक स्पेसिफिक के वैल्यू होती है जो अपने के वैल्यू के हिसाब से डिसोसिएट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये वीक एसिड डिसोसिएट होगा इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड IN नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव रिलीज हो गया, IN नेगेटिव बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आयन है। अब इंडिकेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, ये इंडिकेटर की कौन सी फॉर्म है? दिस इज अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिड या इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर की डिसोसिएटेड फॉर्म है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हर इंडिकेटर की अपनी Ka वैल्यू होती है और हर इंडिकेटर एक खास pH वैल्यू पर डिसोसिएट होता है, एक खास pK वैल्यू पर वो डिसोसिएट होता है।
लेकिन उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं दे विल शो टू डिफरेंट कलर्स, they will show two different colors before and after dissociation. They will show two different colors before and after dissociation. यानी डिसोसिएट होने से पहले उनका कलर कुछ और होता है और डिसोसिएट होने के बाद उनका कलर कुछ और होता है, लेकिन वो हर वक्त डिसोसिएट नहीं होते। हर इंडिकेटर की एक खास पीएच वैल्यू होती है, एक खास पीके वैल्यू होती है जिस पर वो डिसोसिएट होता है, और जैसे ही वो डिसोसिएट होता है वो कलर चेंज हो जाता है। जैसे फिनोल्फथलीन के बारे में मैं बताऊं आपको कि आपने फिनोल्फथलीन डाला था ग्लास के अंदर जिसमें एसिड पहले से मौजूद है। अब आप जब अल्कली ऐड करना शुरू करेंगे तो वहां पर मौजूद जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो अल्कली से रिएक्ट करता रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पीएच शार्पली इंक्रीज करेगी एंड पॉइंट पर फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन, तो जिस वक्त वो एसिडिक से अल्कलाइन होगी पीएच, उसी के दौरान किसी स्टेज पर वो इंडिकेटर डिसोसिएट हो जाएगा, और जब वो डिसोसिएट होगा तो जो पहले सॉल्यूशन कलरलेस था अब वो कलरलेस से रेड या पिंक हो जाता है, और जिस स्टेज पे कलर पिंक होता है आपको फौरन समझ में आ जाता है कि एंड पॉइंट आ चुका है, यानी कि वो शार्प इंक्रीज इन पीएच हो चुका है, यानी एंड पॉइंट आ चुका है। इसका मतलब है मजीद अल्कली ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो। होपफुली आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। इंडिकेटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपको ये बेसिक बात मेरी समझ में आ गई तो होपफुली आपको जो है वो आगे की चीजें समझने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस स्टेज पर कोई इश्यू है, आपको कोई बात ऐसी जो क्लियर नहीं है, तो प्लीज आस्क। ओके जी, तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इंडिकेटर का डिसोसिएशन में मैंने ये बताया कि देखें हर इंडिकेटर की अपनी के वैल्यू होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर वीक एसिड जो होता है उसकी अपनी के वैल्यू होती है या पीके वैल्यू होती है। अब हर इंडिकेटर एक खास पीएच वैल्यू पर डिसोसिएट होता है। जैसे फर्ज करें एक इंडिकेटर है, उसकी पीके वैल्यू जो है वो 5.6 है फर्ज करें। इसका मतलब ये है कि जब सॉल्यूशन की पीएच 5.6 पे पहुंचेगी तो वो इंडिकेटर डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन एक और इंडिकेटर है, उसकी पीके वैल्यू 8.5 है, तो 5.8 वाला डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन अगर वहां पर 8.5 वाला भी मौजूद है तो वो इंडिकेटर डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि उसकी के वैल्यू जो है वो 8.5 है। वो 8.5 जब सॉल्यूशन की पीएच पहुंचेगी तो वो उस पीएच पे डिसोसिएट होगा। हर इंडिकेटर एक खास पीएच पे डिसोसिएट होता है, इसलिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं, और इंडिकेटर जो सूटेबल इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर होता है जो उस वक्त अपना कलर चेंज करे जब पीएच शार्पली इंक्रीज करती है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो हमारे टर्निंग पॉइंट थे वो 3.5 और 10.5 थे, कि पीएच शार्पली इंक्रीज करती है 3.5 से 10.5 तक। इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में हर वो इंडिकेटर सूटेबल होगा जो अपना कलर चेंज करेगा या जो डिसोसिएट होगा, क्योंकि जब डिसोसिएट होगा तो कलर चेंज करेगा। तो हर वो इंडिकेटर जो है वो सूटेबल होगा जो अपना कलर चेंज करेगा विद इन दैट
रेंज, कौन सी रेंज? जहां पर पीएच शार्पली इंक्रीज करती। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि हाउ वुड यू सेलेक्ट अ सुटेबल इंडिकेटर। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल इंडिकेटर कैसे होता है, आप कैसे सूटेबल इंडिकेटर किसी भी टाइट्रेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो सूटेबल इंडिकेटर वो होता है, द इंडिकेटर which dissociates डिसोसिएट का मतलब क्या है कि वो अपना कलर चेंज करेगा। तो द इंडिकेटर which dissociates in the range where pH is sharply changed. Where pH is sharply changed. अब इस बात को जरा सामने रखिए अपने, और मैं आपके सामने एक टाइट्रेशन कर्व बना रहा हूं पीएच और, फर्ज कीजिए ये है वॉल्यूम ऑफ एसिड के दरमियान, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अल्कली। हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अल्कली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको अब फर्ज कीजिए कि ये टाइट्रेशन जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आपको याद होगा कि पीएच 0 और 1 के दरमियान शुरू होती है, 3.5 पे टर्निंग पॉइंट आता है और 10.5 पर एक और टर्निंग पॉइंट आता है। अब ये वो रीजन है, इस रीजन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। This is the region where pH is sharply increased, और इस रीजन को हम कहते हैं रेंज ऑफ सूटेबल इंडिकेटर। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन में वो इंडिकेटर सूटेबल होगा जिसकी पीकेए वैल्यू और पीएच रेंज वैल्यू is in between 4 to 10। यानी हर वो इंडिकेटर जिसकी पीके वैल्यू 4 से लेकर 10 के दरमियान होगी वो अपना कलर इस रेंज में चेंज कर देगा। मैंने 4 क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 3.5 तो अराउंड है ना, तो 3.5 से, यानी 3.5 से पीएच शार्पली चेंज होकर 10.5 हो गई। तो हर वो इंडिकेटर जो इस रेंज के अंदर अपना कलर चेंज करेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले जब मैंने वीक एसिड करवाया था। मैंने कहा था आपको कि पीएच और पीकेए जो है वो एक ही चीज होती है। पीकेए वैल्यू जब आप सॉल्यूशन के अंदर ऐड करना शुरू करते हैं तो हर एसिड की जो पीके वैल्यू होती है वो एक्चुअली उसकी वो पीएच होती है जहां पर जाकर वो एसिड डिसोसिएट होता है। अगर आपको ये बात याद नहीं है तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो पीके वैल्यू होती है ये एक्चुअली वो पीएच वैल्यू होती है जहां पर वो एसिड डिसोसिएट करेगा। जैसे आपको याद होगा हमने लिखा था कि एक
डाइप्रोटिक एसिड है, उसका पहला प्रोटॉन निकलता है pKa 2.0 पर और दूसरा प्रोटॉन रिलीज होता है pKa 5 पर। तो pKa 2 का मतलब ये है कि जब pH 2 होगी तो वो डिसोसिएट होगा उसका पहला प्रोटॉन, और pKa 5 का मतलब ये है कि सेकंड प्रोटॉन उस वक्त रिलीज होगा जब pH 5 हो। होपफुली वरीशा आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। तो अब अगर मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दूं कि एक इंडिकेटर ए है, एक इंडिकेटर बी है और एक इंडिकेटर सी है, और आपको एग्जामिनर कहता है कि पीएच रेंज, आपको एग्जामिनर कहता है पीएच रेंज, इसी टाइप का सवाल आएगा पेपर के अंदर कि आपको एग्जामिनर पीएच रेंज देगा। जैसे ए की उसने इंडिकेटर ए की रेंज दे दी कि 1 से लेकर 1.5, इंडिकेटर बी की रेंज दे दी 11.5 से 12, और इंडिकेटर सी की जो है वो रेंज दे दी आपको 4.5 से 5.2। अब आपको एग्जामिनर कहता है कि ये टाइट्रेशन कर्व है और आप बताइए कि इस टाइट्रेशन कर्व के लिए सूटेबल इंडिकेटर कौन सा होगा। अच्छा, अब आप पहले ए को देखें, ए की पीएच रेंज या पीके वैल्यू, मैंने आपसे कहा कि पीके वैल्यू और पीएच आपस में रिलेटेड है। पीके वैल्यू रिप्रेजेंट करती है उस पीएच वैल्यू को जिस पर वो एसिड डिसोसिएट होगा। अब अगर एक एसिड है उसकी पीएच रेंज 1 से 1.5 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मिक्सचर की पीएच 1 और 1.5 के दरमियान होगी तो वो अपना कलर चेंज करेगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इंडिकेटर ए को सूटेबल इंडिकेटर सेलेक्ट करता हूं तो ए जो है वो 1 और 1.5 के दरमियान डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि जब सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 1 और 1.5 के दरमियान होगी तो ये डिसोसिएट हो चुका होगा, यानी कलर चेंज कर चुका होगा। इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर ए अपना कलर चेंज करेगा 1.1 और 1.5 के दरमियान, जो कि हमारा एंड पॉइंट अभी नहीं आया। हमारा एंड पॉइंट आ रहा है जहां पर पीएच शार्पली इंक्रीज हो रही है, और वो पीएच शार्पली इंक्रीज हो रही है 3.5 के अराउंड। इसका मतलब ये है कि वो इंडिकेटर जो अपना कलर 1 से 1.5 में चेंज करेगा वो इंडिकेटर सूटेबल इंडिकेटर नहीं होगा। ये बात समझ में आई, एब्जॉर्ब हुई है वाली बात? क्योंकि वो इंडिकेटर जो है वो इंडिकेटर इस रेंज के अंदर अपना कलर चेंज करता है, येलो जो मैंने मार्क किया है। अब इस रीजन के अंदर जब वो अपना कलर चेंज कर रहा है तो येलो रीजन वाला भी हमारा एंड पॉइंट नहीं है। हमारा एंड पॉइंट जो आया है जहां पे पीएच शार्पली इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए को इंडिकेटर सेलेक्ट कर लूं तो ए अपना कलर 1 और 1.5 के दरमियान ही चेंज कर देगा, यानी कि ए अपना कलर चेंज कर देगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ए अपना कलर चेंज कर देगा बिफोर एंड पॉइंट, बिफोर अचीविंग एंड पॉइंट ये अपना कलर चेंज कर देगा। इसका मतलब ये है कि A is not suitable for this titration. A is not suitable for this titration because the color change range, the pK value of A is in between 1 and 1.5. That clearly indicates that indicator A will change its color in between 1 to 1.5, which is before the end point. ये जो 1 और 1.5 की पीएच है वो एंड पॉइंट से पहले है, क्योंकि एंड पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है जब पीएच 3.5 से शार्पली इंक्रीज हो रही है 10.5। इसका मतलब ये कि एवरी इंडिकेटर जिसकी रेंज इस रेंज के अंदर होगी, जिसकी पीके वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी, वो तो सूटेबल इंडिकेटर होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और सूटेबल नहीं होगा। मैं यहीं रुक रहा हूं, अगर आपको कोई सवाल करना है तो पहले कर लीजिए, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा।
थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बट वंस यू अंडरस्टैंड फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इनिशियली ये थोड़ा मुश्किल काम है इसको अंडरस्टैंड करना, और खास तौर पे ये ऑनलाइन क्लासेस में समझाना और उसको विजुलाइज कराना थोड़ा सा मुश्किल काम है। होपफुली मैंने अपनी बात कन्वे कर दी है कि सूटेबल इंडिकेटर वो होता है जो अपना कलर चेंज करता है, जो डिसोसिएट होता है, जिसकी पीके वैल्यू जो है उस रेंज के अंदर होती है जहां पर कोई भी इंडिकेटर अपना कलर शार्पली सॉरी जहां पर कोई भी इंडिकेटर की पीएच शार्पली इंक्रीज हो। अब आ जाइए आप इंडिकेटर बी पर। इंडिकेटर बी को हम सूटेबल इंडिकेटर क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? इंडिकेटर बी जो है, अब मैं उसको मार्क करता हूं, दिस इज द रीजन। ये इंडिकेटर बी का रीजन है। इंडिकेटर बी जो है वो इस रीजन में अपना कलर चेंज कर रहा है 11.5 टू 12। जी, कलर चेंज बिल्कुल। कलर चेंज उस वक्त होगा जब वो इंडिकेटर डिसोसिएट होगा, और वो इंडिकेटर जो डिसोसिएट होगा वो एक खास पीएच पे डिसोसिएट होगा, और जब तक वो पीएच सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगी तब तक इंडिकेटर डिसोसिएट नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? तो अब इसका मतलब ये है कि अगेन दिस इंडिकेटर इज नॉट सुटेबल, and why it is not suitable? Because this indicator is changing its color after the end. इंडिकेटर डी। हाँ, कंफ्यूजिंग बताइए बेटा, या तो अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए। डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपका ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक है थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन आप मुझे बताएंगे जब तो हम उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे और फिर उसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सर रिपीट कर देता हूं बात को। मैंने आपसे ये कहा कि सूटेबल इंडिकेटर वो होता है जिसकी पीएच रेंज या पीके वैल्यू लाए करेगी उस रीजन के अंदर जहां पर हमारी पीएच शार्पली इंक्रीज हो रही है या शार्पली डिक्रीज हो रही है। जहां पीएच शार्पली चेंज होती है वो सारे इंडिकेटर सूटेबल इंडिकेटर होते हैं जो उस पर्टिकुलर रीजन में अपना कलर चेंज करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एक इंडिकेटर है जो कि 11.5 से 12 के दरमियान अपना कलर चेंज करता है। अब अगर फर्क करे कि मैं इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करता हूं तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि ये वाली जो पीएच 11.5 ये एंड पॉइंट आने के बाद अचीव होगी, क्योंकि आपको पता है कि पीएच शार्पली इंक्रीज हो रही है 3.5 से 10.5 पर, और फिर जब आप मजीद अल्कली ऐड करेंगे तो फिर मजीद अल्कली ऐड करने पे पीएच आपको 11.5 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एंड पॉइंट गुजर चुका है, और आप जो इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना कलर चेंज तो देगा लेकिन एंड पॉइंट गुजरने के बाद देगा। लिहाजा वो इंडिकेटर सूटेबल इंडिकेटर कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो अपना कलर चेंज इस पिंक रीजन में कर रहा है, और पिंक रीजन जो आ रहा है वो आफ्टर एंड पॉइंट आ रहा है। एंड पॉइंट वाला पॉइंट आपका ये है, ये है एंड पॉइंट वाला रीजन। तो इस वॉल्यूम पे एंड पॉइंट आ रहा है, अब ये कर रहा है इस वॉल्यूम पे अपना कलर चेंज, यानी एंड पॉइंट से आगे जाके अपना कलर चेंज कर रहा है। तो सूटेबल इंडिकेटर के लिए ये जरूरी है कि उसकी जो पीएच वैल्यू या उसकी जो पीएच रेंज आपको गिवन हो, या जो उसकी पीके वैल्यू आपको गिवन हो, वो उस पोर्शन के अंदर लाया करती हो जहां पर पीएच शार्पली इंक्रीज या डिक्रीज करती। नाउ C is considered to be a suitable indicator
और सी को मैंने सूटेबल इंडिकेटर क्यों कहा है कि सी अपना कलर चेंज कर रहा है 4.5 से 5.2 के दरमियान, और ये 4.5 और 5 है, ये इसी रीजन के अंदर लाई कर रही है। आप देखें, ये जो आपका ब्लू रीजन है, इस रीजन के अंदर ये पीएच लाई कर रही है। यानी जैसे ही 3.5 से पीएच शार्पली इंक्रीज होगी 10.5, तो जैसे ही 10.5 तक पहुंचेगी वैसे ही कलर चेंज हो चुका हो, क्योंकि वो इंडिकेटर 4.5 पे अपना कलर चेंज कर चुका होगा, वो डिसोसिएट हो चुका होगा। तो आप उसी वक्त मजीद अल्कली ऐड करना रोक देंगे, क्योंकि कलर चेंज आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो शार्प इंक्रीज वाला पॉइंट आ चुका। आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। मैं कुछ और एग्जांपल्स भी अभी आपको करवाता हूं, लेकिन अगर इस एग्जाम्पल में आपको कोई कंफ्यूजन है तो पहले इस पे बात कर लें ताकि ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो बहरहाल इस टाइट्रेशन में ये हमारा सूटेबल इंडिकेटर है, और इसको हमने सूटेबल इंडिकेटर इसलिए कहा क्योंकि ये जो पीएच, इसका जो कलर चेंज हो रहा है, ये 4.5 से 5.2 के दरमियान होता है, which lie in the straight portion of the curve। ये स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द कर्व वो होता है जहां पर पीएच जो है वो शार्पली इंक्रीज होती है। ओके, गुड गुड, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए ताकि हम इसको और क्लियर करें। और अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होगी, और फिर हम उसमें देखेंगे कि वहां पे कौन सा इंडिकेटर सूटेबल हो। राइट जी, अब मैं अगला जो कर्व बना रहा हूं, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कर्व हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइट्रेशन कर्व। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड है और पीएच के दरमियान ग्राफ है, लेकिन एसिड वीक है। आपको पता है कि वीक एसिड के केस में जो पीएच होती है वो अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर मिनिमम पीएच जो है वो आप 2.5 और 3 रखेंगे, यानी स्टार्टिंग पीएच। और ये स्टार्टिंग पीएच से फिर कर्व जाएगा अप टू 6, और फिर ये 6 से शार्पली इंक्रीज करेगा अप टू 10.5। और ये अब आप देखिए कि ये वो रीजन है जहां पर ये सूटेबल इंडिकेटर की रेंज है। अब ये सूटेबल इंडिकेटर की जो रेंज आ रही है वो ये वाली। क्यों? इसलिए कि वीक एसिड के केस में पीएच जो शार्पली इंक्रीज करती है, पीएच शार्पली इंक्रीज करती है फ्रॉम 6 टू 10.5। इसका मतलब ये है कि वीक एसिड में जो सूटेबल रेंज होगी ये है सूटेबल इंडिकेटर की रेंज, और वो रेंज क्या है? इट शुड बी फ्रॉम 6 टू 10.5। लेकिन हम एहतियातन 6 वाला भी नहीं लेंगे क्योंकि अराउंड 6 टर्निंग पॉइंट आता है। तो बहुत बेहतर ये है कि आप वो इंडिकेटर सेलेक्ट करें जिसकी पीके वैल्यू 6 से अबव हो और 10.5 से नीचे नीचे हो, तो वो आइडियल इंडिकेटर होगा इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ये जो ऊपर मैंने 3 इंडिकेटर्स लिखे थे, इन तीनों में से कोई ऐसा इंडिकेटर जो इस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल हो?
सर बुक में टर्निंग पॉइंट 7.5 क्यों लिखा है? मुझे नहीं पता बेटा क्यों लिखा है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता बुक में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिक बात है। और 7.5 में हो सकता है कि कोई और बात उन्होंने की हो, वो किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे बात कर रहे हो। हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं। हमने ये कहा अराउंड 6.5, मैंने ये भी नहीं कहा था कि एग्जैक्टली 6.5। अराउंड 6.5 का मतलब है ये तो इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। और अगर कोई स्पेसिफिक केस में एग्जामिनर वहां ये पेपर बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है तो वो एक अलग बात है। बट इन जनरल जब आप ड्रॉ करेंगे तो एग्जामिनर जो है उसके लिए 7.5 आपने ड्रॉ नहीं करना, आपने 6.5 की रेंज ही रखनी है, यानी कि अराउंड 6। ये जो है वो अराउंड 6 है और ये अराउंड 10.5। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस टाइट्रेशन में इंडिकेटर ए सूटेबल है या नहीं है? यस और नो, आंसर कीजिए। इंडिकेटर ए की रेंज आपके सामने है। आंसर आया है तुम्हारी समझ में बात आ गई है। तो इंडिकेटर जो है इसलिए सूटेबल नहीं है बिकॉज इसकी पीएच रेंज 1 से 1.5 है और ये 1 से 1.5 अचीव हो जाएगी बिफोर एंड पॉइंट। पुरानी वाली कहानी कि ये इंडिकेटर सुटेबल नहीं है बिकॉज ये अपना कलर चेंज करता है 1 से 1.5 के दरमियान। दैट मीन्स कि इस टाइट्रेशन में अगर आप इंडिकेटर ए इस्तेमाल करेंगे तो कलर चेंज जो है वो बिफोर एंड पॉइंट हो चुका होगा। आप समझेंगे एंड पॉइंट आ गया, लेकिन एंड पॉइंट आया नहीं होगा क्योंकि आपके इंडिकेटर का सिलेक्शन गलत है। ठीक है जी। अब आ जाइए कि इंडिकेटर बी जो है वो सूटेबल है या नहीं है। अगेन आंसर आया है कि नो। जैनब की तरफ से ये आंसर आया है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी वजह यह है कि ऐसा इंडिकेटर जो कि 11.5 पे अपना कलर चेंज करेगा, एग्जैक्टली वही वाली कहानी यहाँ पर आ जाएगी कि ये वाला ये इंडिकेटर भी सही नहीं होगा। व्हाट अबाउट सी? व्हाट अबाउट सी? अगेन सी भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये 4.5 से 5.2 पे अपना कलर चेंज कर रहा है, जबकि हमारा जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है इट इज अराउंड 6 एंड 6.5। जब टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 6 एंड 6.5 और ये अपना कलर चेंज कर चुका होगा 4.5 से 5.2 के दरमियान, यानी कि ये बिफोर टर्निंग पॉइंट अपना कलर चेंज कर चुका होगा। दैट मींस बिफोर एंड पॉइंट ये अपना कलर चेंज कर चुका होगा, तो इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ सूटेबल इंडिकेटर। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में जो हमें इंडिकेटर्स गिवन हैं उनमें से कोई भी इंडिकेटर सूटेबल इंडिकेटर की एग्जांपल में नहीं आता। अब यहाँ पर सूटेबल इंडिकेटर होगा वो इंडिकेटर होगा जिसकी पीके वैल्यू 7 और 10 के दरमियान हो, क्योंकि 6 के बाद ये रेंज आपको पता है 6.5 होती है। तो इवन अगर 6.5 के बाद वाला भी आप कंसीडर करेंगे तो वो भी आप ले सकते हैं सूटेबल इंडिकेटर के तौर पे। लेकिन जो बेस्ट इंडिकेटर होगा वो होगा जो कि लाई करेगा 7 और 10 के दरमियान। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और ये इंडिकेटर वाला जो मामला है वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं और ये एग्जांपल जो है वो हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की ले रहे हैं।
अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में अगेन पीएच, और सपोज हमने अगेन वॉल्यूम ऑफ बेस ऐड किया है फ्रॉम ब्यूरेट। अब अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये उसी तरह 0-1 के दरमियान शुरू होगा। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 3.5 और ये 3.5 से जाएगा। वीक बेस की वजह से इसका टर्निंग पॉइंट आएगा अराउंड 8। This is a titration curve obtained whenever it is plotted in between strong acid and weak base. अब यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में अगर मैं इंडिकेटर लेता हूं, एक इंडिकेटर ए है सपोज, और उसकी पीके वैल्यू आपको गिवन है, और वो गिवन है 2.5 से 3.5। एक इंडिकेटर है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 9.2 से 10, और एक इंडिकेटर है जिसकी पीके वैल्यू आपको गिवन है 5.6 से 6.3। अब ये तीन इंडिकेटर्स मैंने पीके वैल्यूज के साथ लिखे हैं। आपको इनमें से सूटेबल इंडिकेटर जो है वो सेलेक्ट करना। अब ये मेहर अली ने सेलेक्ट किया सी और अरहम ने सेलेक्ट किया ए। अरहम, आप बेटा मुझे बताइए आपने ए क्यों सेलेक्ट? अगर आप ए सेलेक्ट करते हैं तो ए की जो पीके वैल्यू है ये अपना कलर 2.5 और 3.5 के दरमियान चेंज कर देगा, जबकि आपका टर्निंग पॉइंट आता ही अराउंड 3.5 है। तो अगर इस इंडिकेटर ने 2.5 पे अपना कलर चेंज कर दिया तो अल्टीमेटली कलर चेंज करने का मतलब ये है कि ये एंड पॉइंट से पहले अपना कलर चेंज कर देगा। तो ए वुड नॉट बी अ सूटेबल चॉइस। ए सूटेबल चॉइस नहीं है, और ए इसलिए सूटेबल चॉइस नहीं है कि ए जो है वो 2.5 पे अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा, एंड दैट इज बिफोर एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, क्योंकि पीएच शार्पली इंक्रीज करती है अराउंड 3.5। तो 3.5 से पहले ही कलर चेंज हो चुका होगा, बिकॉज वो कलर चेंज करना शुरू कर देगा 2.5 से। तो अगेन आप मिसलीड होंगे, अगेन आपका सिलेक्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने गलत इंडिकेटर जो है वो सिलेक्ट किया होगा। एंड पॉइंट जो है आपका नहीं आएगा, उससे पहले कलर चेंज आएगा। सिमिलरली इंडिकेटर बी के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिकेटर बी जो है ये भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये अपना कलर 9.2 पे चेंज कर रहा है, जबकि पीएच 9.2 तो बाद में अचीव होगी, क्योंकि वीक बेस के केस में टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 8। तो 8 पीएच शार्पली चेंज हो चुकी होगी 3.5 से 8 पर। इस रेंज के दरमियान जो भी इंडिकेटर होगा वो सूटेबल होगा। तो अगेन दैट वुड बी 5.6 to 6.3. This is considered to be a suitable indicator for this titration, ताकि आपका जो कलर चेंज आए इसी रेंज के अंदर है, क्योंकि ये 5.6 पे अपना कलर चेंज करना शुरू करेगा, और 5.6 से आपकी पीएच जो चेंज हो रही है 3.5 से 8 तक जा रही है, तो उसी के दौरान ये अपना कलर चेंज कर चुका होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे उस पोर्शन के अंदर लाई कर रहा है, इस पोर्शन के अंदर लाई कर। This is the correct way to represent or to show suitable indicator range, और इससे आपको सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर में पता चलेगा। एंड देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर जो कि
सूटेबल इंडिकेटर के हवाले से आए हुए हैं। अगर आप जो है वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आप देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। उसमें आपको एग्जामिनर ये बताता है कि जो है वो कौन-कौन से इंडिकेटर हैं, इनकी रेंज क्या है, और या तो वो टाइट्रेशन कर्व बनवाता है पहले और फिर इंडिकेटर रेंज देता है, या फिर बल्कि जो मैंने लास्ट क्लास में आपको जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करवाए थे, जून 14 वाला पेपर जो था, उसका लास्ट पार्ट हमने नहीं किया था, वो पार्ट इसी इंडिकेटर, सूटेबल इंडिकेटर से रिलेटेड है। तो उसको आप देखिएगा, और इसके अलावा उसकी का जून 14 का जो 43 है, उस क्वेश्चन को भी मैंने कल रिकमेंड किया था कि आप उसको सॉल्व करेंगे, और उसमें भी जो लास्ट पार्ट है वो इसी टाइप का क्वेश्चन। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप जो है अटेम्प्ट करना शुरू करें, और फिर उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो इंशाल्लाह हम उसको फिर डिस्कस करेंगे क्लास में, और उसको फर्दर जो है वो उस पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो बुक से पढ़ें, और फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव इन द पास्ट पेपर। इससे रिलेटेड मैंने आपसे बात की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो अब आप पूछ सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन आया है? ओके, तो today's topic is indicator. ओके जी, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे कल की क्लास में।